दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का पार्ट 3 है, जिसके 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको नरेशन बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों वो 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। रात गुजर गई, सुबह हो गई, आंखों से आंसू भी सूख चुके थे, जो सपने बनाए थे सारे टूट ही चुके थे। लेकिन मनोज को जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी को बताना चाहता था, तो वो अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसे पूरी कहानी सुनाई कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमाने देते, ईमानदारी से कैसे लोग हैं। तो राकेश बोला, कोई नई बात बता, आज तेरे साथ है गए तो तू परेशान है रोज यही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गरीब ऐसे ही पिस रहा है, पर ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर राकेश ने मनोज को लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज दी। वो बोला, मनोज ये गलत है, जाके लिए तो इंसान मेहनत कर तो है, अपने मोड़ा मोड़ियन के पढ़ाओ तो, नेता पुलिस से दोस्ती कर तो। अब तुम्हारे पास पैसा होते ना तो थानेदार के मुंह पे ना मारते, पर कौन जानता है तुम लोगों को, ना तुम जानते काऊ को। मनोज को ये कड़वी बात बिल्कुल पसंद नहीं है राकेश की। वो बोला, मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी ना है। तो राकेश बोला, उसने उसको समझाया, जैसे तू काम करता है वैसे सड़क पे गाड़ी नहीं चलती, यहाँ पर मार पिटाई का दम होना चाहिए। जैसे तुम दोनों भाई गाड़ी चला रहे थे वैसे गाड़ी नहीं चलती, लड़ना भी आना चाहिए। राकेश को ये बात नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन मनोज के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो थानेदार की शक्ल नहीं भूल सकता था। उसे उम्मीद थी कि कुछ अच्छे थानेदार भी होते हैं, लेकिन राकेश बोला, मैंने तो आज तक देखे ना। दुष्यंत सिंह के बारे में सुना है, ये गरीबन की वो सुनते है, उनसे मिलके देख ले, हो सके तो टेम्पो छूट जाए। अब मनोज के लिए दुष्यंत सिंह एक उम्मीद थे। मनोज पहुंच गया अपने भाई कमलेश के साथ में तहसील पर दुष्यंत सिंह के पास में। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे टेम्पो छुड़वाने की उनसे बात करे, वो बोलेगा कैसे, क्योंकि कमेंट्री की उन्होंने तारीफ़ की थी इसकी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो क्या सोचेंगे। जैसे ही ये दुष्यंत सिंह के पास में पहुंचा तो दुष्यंत सिंह ने इसकी तारीफ़ की अपने स्टाफ के सामने। तो कमलेश बोला, जे तो ये जानते है, अब तो अपना टेम्पो छूट जाएगा। तो मनोज ने उसे इशारे में बोला, चुप हो जा मोड़ा। तो दुष्यंत सिंह मनोज से बोले, मनोज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम किया है, नहीं तो लोग बस सिफारिशें लेकर आते हैं। तुम पहले हो जो पढ़ाई लिखाई के लिए, करियर के लिए पूछने आया, मुझसे एडवाइस लेने आया। तभी उसी वक्त वो फाइल में देखते हुए ये सब कुछ बोल रहे थे, तभी उनके सामने एक केस आया जिसमें 40 साल के एक आदमी को पकड़ लिया गया था। अब इस केस का थानेदार कौन था? वही जिसने मनोज का टेम्पो पकड़ लिया था। और कमाल की बात देखो, जिस आदमी पर अभी इल्ज़ाम लगा था उसके लिए गवाह बनाकर ये किसको लाया था? उसी दिनेश को, जो पिछली बार झूठा गवाह बन के इनके सामने आया था कि इनके टेम्पो ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी है। तो ये दोनों भाई समझ गए कि ये गवाह भी झूठा है, ये पुलिस वाला भी झूठा है, झूठे केस बनाता है। ये वापस से झूठी गवाही देने के लिए आया था, मतलब ये थानेदार के लिए काम करता है, झूठी गवाही देने का। मनोज की इच्छा हुई कि वो दुष्यंत सिंह को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन कुछ नहीं बोला। दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछताछ शुरू कर दी। हाँ भाई, गर्दन ऊंची करके जवाब दे, शक्ल दिखा, महीने में कितने घरों में चोरी करता है? शक्ल देखकर पहचान गया ये चोर है। थानेदार के माथे पर आ गया पसीना। चल बता, क्या देखा तूने? तो वो बताने लगा। उसको 2 मिनट में यहाँ पर दुष्यंत सिंह ने पकड़ लिया। मनोज को ये सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दुष्यंत सिंह ने थानेदार यादव जी से बोला, यादव जी क्यों बनाते हो ऐसे झूठे केस, और कम से कम अपने गवाहों की तैयारी तो करवा के लाया करो, एक ही रट्टी रटाई लाइन बोलते रहते हैं। मनोज की इच्छा हुई वो खड़ा होकर के तालियां बजा दे दुष्यंत सिंह के लिए। तो दुष्यंत सिंह ने बोला, पकड़ो इस झूठे गवाह को, यादव जी आपको भी देख लेंगे। इसके बाद में, ये सब देखने के बाद में, मनोज तो अपने टेम्पो की बात भूल ही गया, जबकि अच्छा मौका था, वो बोल सकता था इसी के साथ में। दुष्यंत सिंह इसके बाद में बोले, हाँ मनोज बोलो, तुम कैरियर और पढ़ाई को लेकर कुछ पूछ रहे थे? बोला, जी सर। तो बताओ क्या बनना है तुमको? तो मनोज मुस्कुरा के बोला, सर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? तो मनोज झूठ बोला, 12th के एग्ज़ाम दिए, अभी अभी पास हो गया ये साल। तो बेटा मनोज, अगर तुमको मेरे जैसा बनना है तो पीएससी के एग्ज़ाम देने होंगे। अपनी पसंद के 2 सब्जेक्ट चुन लेना, उसके बाद में जीके का भी पेपर होगा। मनोज को अच्छा लगा, सारी बात उनको समझा रहे थे। यहाँ पर उसको ये अच्छा लगा कि इस पेपर के अंदर मैथ्स और इंग्लिश की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे दुष्यंत सिंह से एक नया सपना मिल गया था, उस बच्चे को जो अभी अभी 12th में फेल हुआ है। वो घर आ गया, लेकिन टेम्पो की कोई बात नहीं की दुष्यंत सिंह के सामने। उसका भाई कमलेश उसे रास्ते पर गालियाँ देता रहा कि अपने पास मौका था, तूने कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। विष्णु भी वहीं पर बैठा था। राकेश से बोला, मेरी इच्छा है मैं दुष्यंत सिंह सर जैसा बनूं। तो राकेश गोबर उठाकर डलिया में डाल रहा था। वो बोला,
तो बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से नहावत है कहूँ, आदमी बनते हैं। तो विष्णु को मनोज के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हंसी आ गई। वो ताली बजा बजा कर हंसने लगा। बोला, मनोज औकात में रहकर बात कर, डेप्यूटी कलेक्टर बनना कोई आसान बात ना है। तो क्लर्क बन जा, वही बड़ी बात है। 12th तो पास होना रही, चलें डेप्यूटी कलेक्टर बनने। विष्णु ने पूरी कोशिश की मनोज के सपने को तोड़ने की, लेकिन राकेश बोला, मैं तो अभी भी कहूँगा, आदमी मेहनत करेगा तो कछु भी बन सकता है। तो विष्णु बोला, राकेश तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई क्या होती है, तू गोबर उठा। मैं 1st क्लास पास हुआ हूँ 12th क्लास में, लेकिन फिर भी डेप्यूटी कलेक्टर बनने की नहीं सोचता इसकी तरह। ये तो 12th फेल है, ये क्या करेगा। तो राकेश ने हार मान ली, ये कहकर कि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे क्या मालूम। वो जानता था एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ को बहस से समझाना बहुत मुश्किल है, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो विष्णु को अपनी जीत महसूस हुई। वो इस जीत में चढ़ा होकर मनोज को फिर से बोला कि मनोज देख, इस जन्म में तो तुझसे 12th पास होगी नहीं, एक काम कर, समोसे कचौड़ी मंगोड़ी की दुकान लगा लेना, आजकल बहुत डिमांड में। तभी राकेश की भैंसें खेतों में चारा खाने गई थी, वो वापस आ गई लौट कर। तो राकेश बोला, विष्णु तू सही बोल रहा है, एक काम कर, एक काम करेगा मेरो, रूपा को खूंटा से बांध दे, मैं इसके बच्चे को पानी पिला देता हूँ। तो विष्णु गया भैंस को पकड़ने के लिए, लेकिन भैंस ने क्या उसको सींग मार दिया, तो वो ज़मीन पर गिर गया। तो राकेश उसके पास में गया, क्योंकि भैंस को ये अनजाना आदमी लगा। राकेश उसके पास में जाके उसको भैंस को सहलाने लगा और विष्णु से बोला, 2-3 बार तो मोह भी पटको है। धीरे धीरे पहचानने लगे, इतने होशियार तो जानवर भी होते हैं, अकेले चारा खा के आ जाती है आजकल, इतनी होशियार तो हो ही गई है। विष्णु, जानवर भी अभ्यास से सीख सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। विष्णु को अनपढ़ आदमी ने जवाब दिया था। मनोज को ये बात अच्छी लगी, वो घर चला गया। रात भर इसी के सपने देख रहा था कि पीएससी क्लियर करनी है। अब जून का महीना था, काफ़ी टाइम गुजर गया था। स्टोरी जंप करके जाती है आगे। ग्वालियर की एक सड़क पर थैला लटकाए ये अपने चाचा के साथ में, अपने दूर के चाचा मूलचंद के साथ में चले जा रहा था। चाचा उसको अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर लेके गए। चाचा अपने साले त्रिलोकी को बोलते हैं, ये मनोज है, MLB कॉलेज से BA करना चाहता है, एडमिशन करवा दो। तो बोला, जीजा जी चिंता मत करो, मैं इसे अपने साथ ही रख लूँगा, एडमिशन भी करवा दूँगा। मनोज ने ये साल 12th के एग्ज़ाम फिर से दिए थे और ये पास हो गया था। अब इसे BA करना था, तभी त्रिलोकी के पास आया है। ये टेम्पो अभी तक इसका थाने में ही पड़ा था, थाने के बाहर ही। वो छूटेगा नहीं छूटेगा ये पता नहीं। इसके बाद त्रिलोकी की मदद से MLB कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया। कॉलेज बहुत अच्छा था देखने में। त्रिलोकी ने इससे बोला, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी कॉलेज में थे। मनोज ये बात सुनकर खुद को बहुत खुशनसीब मानने लगा। ये यहाँ पर ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के साथ उसके कमरे पर रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा खासा माहौल था। शुरू में सारे स्टूडेंट्स अनजान थे, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। तो उस कॉलेज में 2 तरह के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। पहले तो आसपास के गांव में आए थे मनोज जैसे विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी, ये मनोज कुमार शर्मा, ऐसे स्टूडेंट्स। और दूसरे थे ग्वालियर के लोकल लड़के जो अच्छे घरों से आते थे, जो कॉलेज में खुद की पर्सनल गाड़ियाँ लेकर आते थे। ग्वालियर के ही लड़के थे। ज़्यादातर इनमें से साइंस और बायो के स्टूडेंट्स थे, मैथ साइंस बायो के, जो PMT जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सके तभी BA में आकर के BA कर रहे थे। सारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कोई रिपोर्टिंग करना चाहता था, कोई पुलिस में जाना चाहता था, कोई इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चरर बनना चाहता था। मनोज सोचने लगा कितनी अच्छी अच्छी परसेंटेज बनाकर यहाँ पर पहुँचे। ये खुद को छोटा फील करने लगा। इसने बता दिया मेरी 65% बनी थी 12th के अंदर, बनी 55 थी। इसने झूठ बोला। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ पर आकर बोलते हैं इन बच्चों को कि क्लास का टाइम है, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो बच्चों। तो भदौरिया ने हिम्मत करके बोला, सर पॉलिटिकल साइंस की सर की छुट्टी है, इसलिए पीरियड खाली है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ क्लास। उनका ये मानना था कि बच्चों को फालतू नहीं बैठने देना। ठीक है, तो क्लास लगना शुरू हुई। तो क्लास में मनोज क्लास के सबसे स्मार्ट लड़के अमित के पास जाकर बैठ गया, उससे दोस्ती करने की उम्मीद में। लेकिन अमित गांव से आए लड़के, दुबले पतले लड़के से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वो दूसरी जगह जाके बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने एक क्वेश्चन पूछा आते ही क्लास में, पहली क्लास के अंदर, मार्क्सवाद के बारे में कौन कौन जानता है, मार्क्सिज्म। तो पूरी क्लास में सन्नाटा। यहाँ पर मैथ साइंस बायो के बच्चे थे, उनको मार्क्सिज्म के बारे में क्या पता। स्मार्ट सा लड़का अमित भी चुप था। मनोज ने 12th क्लास में पढ़ रखा था मार्क्सवाद के बारे में। उसने हाथ उठाया तो प्रिंसिपल बोला, गुड, कोई तो है इस क्लास में जिसको पता है। चलो बताओ, पहले अपना नाम बताओ। सर मनोज कुमार शर्मा। बताओ क्या जानते हो।
सर ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना 12th में पढ़ा है, एक तरफ इस दुनिया में अमीर लोग हैं, दूसरा गरीब। तो मार्क्स ने गरीबों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए कहा है। जैसे उसको पता था उसने बता दिया सर को। तो क्लास में उसकी वाहवाही होने लगी। और क्लास के बाद द्विवेदी और भदौरिया उसके पास आकर बोलते हैं, मनोज तूने तो आज हमारी नाक ऊंची कर दी। बोला कैसे? मजाक मजाक में बोला कि ये ग्वालियर के लोग लगते हैं अमीर और हम हैं गरीब, तो गरीबों की नाक ऊंची कर दी ना तूने आज। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हंसी मजाक में इसके 3 महीने निकल गए। सेट होने में लग गए इसको 3 महीने। ये त्रिलोकी के कमरे पर अभी भी रह रहा था। तो वहाँ पर त्रिलोकी का एक रूममेट रहता था साथ में, केशव नाम था उसका। गौर से सुनना दोस्तों, केशव बीएससी कर रहा था, इसलिए वो मनोज को पढ़ाई में वीक मानता था, क्योंकि मनोज बीए कर रहा था। इसलिए एक दिन उसने बोला, वो क्या है हिम्मत नहीं कर पा रहा था मनोज को बोलने के लिए, क्योंकि वो त्रिलोकी का जान पहचान का था। एक दिन तो उसने हिम्मत करके बोल ही दिया, मनोज तुम अपने लिए एक अलग कमरा देख लो, देखो मैं पढ़ता हूँ, मुझे क्या है बिल्कुल साइलेंस चाहिए। हम 3 जने रहते हैं तो वो मिल नहीं पाती, तुम समझ सकते हो। मनोज बोला तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम में इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन त्रिलोकी को जब पता चला तो वो केशव से बोला, केशव ये यहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और 1 साल मेरे साथ ही रहेगा। केशव कुछ नहीं बोल सका, लेकिन मनोज से उसको एक चिढ़ सी होने लगी। अब एक दिन त्रिलोकी चला गया अपने गांव में, मनोज गया कॉलेज और केशव कमरे पर अकेला था। कॉलेज में मनोज ने क्लासेस ली। उसके बाद में ये द्विवेदी के साथ में बैठकर इंग्लिश लिटरेचर पर बात करने लगा। ये इंग्लिश लिटरेचर से क्या होता है? द्विवेदी ने उसे बताया कि इंग्लिश के बिना आजकल कुछ भी नहीं है दोस्त, इंग्लिश एक ज़रूरत है, इंग्लिश के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मनोज का दिल बैठ गया। वो बोला पीएचडी कर रहा हूँ, उसमें क्या ज़रूरत है? तो बोला ज़रूरत है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज़ किया है? ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की। वो भी सही बात कर रहा था। शाम को 4 बजे ये कॉलेज से लौटा कमरे पर, तो इसने क्या देखा? कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। वहीं बैठे 2 घंटे तक केशव का इंतज़ार करते करते इसको केशव की चिंता होने लगी। ये केशव के दोस्त के पास में गया। उसके दोस्त ने मनोज को बताया केशव तो गांव चला गया डबरा, और चाबी अपने साथ ही ले गया। तो अब इसका मतलब ये रात को कहाँ जाएगा इतने बड़े शहर में? भूख भी लगी थी और जेब में पड़े थे सिर्फ 20 रुपये। तो अब कहाँ जाएगा? इसने क्या किया, वो 20 रुपये के छोले भटूरे खा लिए। अब खाना तो खा लिया, लेकिन रात कहाँ काटेगा? भदौरिया के पास गया उसके बोर्डिंग में, तो वहाँ पता चला कि भदौरिया भी अपने गांव भिंड चला गया। अब कोई जान पहचान का नहीं था इस सिटी के अंदर, इस पूरे ग्वालियर में था नहीं। गांव वापस जाने के इसके पास पैसे नहीं थे। तो इसने क्या किया, कॉलेज के बाहर अचलेश्वर के मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे इसको फील हो रहा था कि रहने के लिए कमरा कितनी बड़ी चीज़ है। वहाँ पर फुटपाथ पर कुछ भिखारी भी बैठे थे। उनको देख रहा था वो कैसे सोने का इंतज़ाम कर रहे थे, अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। उनको देखकर ये एक बार के लिए अपना दुख भूल गया। वो भिखारी तो सो गए, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। ये सोच रहा था कि मैं तो एक दिन बाहर हूँ अपने घर से, इन बेचारों का क्या? ये तो रोज़ बाहर सोते हैं, इनके लिए कौन करता है? उस वक्त ये सोच रहा था कि कम से कम भगवान इतना काबिल बनाना कि इन बेचारों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना, जो आँख दूसरे के लिए रोती है उस आँख से गिरा आंसू आंसू नहीं मोती है। एक रात तो निकल गई इसकी। सुबह जाकर नल से मुंह धो लिया, थकान सी हो गई थी, तो कटोरा तालाब के पास बेंच थी, उस पर ये सो गया 2 घंटे। अगला पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और ऐसे 2 दिन निकल गए। लेकिन तीसरा दिन नहीं निकलने वाला था, बहुत मुश्किल था निकालना। गांव जाने के लिए इसके पास पैसे बचे नहीं, मैंने आपको बताया। और दिमाग में इसके आया कि ये प्रॉब्लम्स तो आएगी, मदद नहीं लूँगा, किसी की मदद नहीं लूँगा। जाकर इसने 3 क्लास और ली और 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं था, ताकत इसके शरीर में बची नहीं थी। इसने कहा कुछ ना कुछ तो अब खाना पड़ेगा, नहीं तो चक्कर आके गिर जाऊँगा। चलते चलते वहीं एक सावित्री भोजनालय नाम की जगह थी, वहाँ पर 30 साल का होटल का मालिक बैठा था काउंटर पे। वहाँ पे जाकर इससे बोलता है, बोला सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपके पास कोई काम हो तो मैं कर लूँगा, आप मुझे कुछ खिला देंगे क्या? उस आदमी ने इसको ऊपर से नीचे तक ठीक से देखा। बोले बेटा काम तो करने के लिए मेरे पास पहले से ही बहुत सारे वर्कर्स हैं, तुम्हारे लिए तो कोई काम है नहीं। तो वो बोला अच्छा, लेकिन सर मैं कुछ भी कर लूँगा, आप मुझे कुछ भी करने के लिए दे देना, लेकिन मुझे बस खाना खिला दो। होटल वाले के यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते थे, कॉलेज से आते थे, कुछ रूम पे यहाँ पर रहते थे, वो भी खाने आते थे। बहुत से लड़के उधार खाते थे, किसी का उधार वापस आता था, किसी का नहीं आता था। लेकिन ये पहला लड़का था जो ऐसी बात कर रहा था। होटल वाला अपने नौकर को बोलता है, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। थोड़ी देर में उसके सामने दाल चावल 5 रोटी आलू गोभी की सब्जी,
कि सजी हुई एक थाली आ गई। अब खाना सामने आते ही वो बस उसे खाने लगा। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। आज खाना खाने में अलग ही स्वाद आ रहा था। ये एक थाली की कीमत क्या होती है आज पता चला। उसकी आंखें भर आई, आंखों में से आंसू आ रहे थे, लेकिन कैसे उसको रोक करके वो खाना खा रहा था। होटल वाला सब देख रहा था उसको। होटल का मालिक उसका खाना ख़त्म करने के बाद बोला, देखो तुमने खाना खा लिया है, लेकिन काम करने की जिद मत करना। काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ने वाले बच्चों से काम नहीं करवाता। तभी वहाँ पर इसका दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। उसको सारी बात पता चली होटल वाले से, तो उसने अपने दोस्त की तरफ से खाने के 30 रुपये निकाले अपनी जेब से और होटल के मालिक की तरफ बढ़ा दिए। तो मनोज बोला, नहीं, पैसे मत दे। होटल का मालिक भी काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन मनोज अड़ गया। काम करूँगा मतलब करूँगा। ये सीन अब होटल में बैठा हर एक आदमी देख रहा था। रविकांत ने भी सोचा कि कॉलेज में इतना सीधा साधा दिखने वाला लड़का इतना ज़िद्दी है, मालूम नहीं था। वो खड़ा हो गया, होटल वाले से बोला, आप मुझे काम करवाओगे मतलब करवाओगे, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। 3 दिन तक मैं सड़क पर आऊँ सर, मैं यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ आपकी होटल के बाद, चाहे होटल बंद कर दो, अगले दिन आओ, कितने भी दिन खड़े रखवाओ। आखिर होटल वाला उसकी जिद के सामने झुक ही गया। इस सीन को देखकर वहाँ पर बैठा होटल में हर आदमी उसको देख रहा था, हंस रहा था कि कितना बेवकूफ़ लड़का है। आखिरकार 30 मिनट तक उसने बर्तन धोए और आधे घंटे बाद वो जवान लड़का मनोज बाहर आकर होटल के मालिक के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, खाना खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। होटल के मालिक ने पहली बार ऐसा बंदा देखा था। वो काउंटर से बाहर निकल आया, बाहर तक उसे छोड़ कर आया, हाथ मिलाए और उसे गुड बाय किया। इसके बाद मनोज और उसका दोस्त चले गए।